चलिए स्टार्ट करें। चलो अपने को ये क्वेश्चन करना है, अख्तर वाला क्वेश्चन है क्या, है ना? अख्तर करण नहीं है, है ना? चलो करते हैं। पढ़ना आ रहा है क्या लिखा हुआ है? Akhtar, Karan and Rahul were riding in a motor car हम्म। that was moving with a high velocity on an express highway. हम्म। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, Akhtar and Karan started pondering over the situation. Karan हम्म। suggested that the insect suffered a greater change in momentum हम्म। as compared to the change in momentum of the हम्म। motor car, because the change in the velocity of the insect was much more than हम्म। that of the motor car. Akhtar हम्म। said that since the motor car was moving with a large velocity, it exerted a large force on the insect, and as the result, the insect died. हम्म। Rahul was putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum. Comment on these suggestions. क्या समझ में आया बताना, क्वेश्चन समझा? नहीं. देखो क्या है, अख्तर करण राहुल वेयर राइडिंग ए मोटर कार, वो लोग ना मतलब कोई कार चला रहे थे, ठीक है ना? हाई स्पीड में चला रहे थे, लिखा है ना? वो लोग बहुत हाई स्पीड में चला रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ हुआ, देखते क्या हुआ। हाई स्पीड हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस हाईवे। अब क्या हुआ, अब एक्सप्रेस हाईवे में इंसेक्ट आया और टकरा गया। किस पे टकरा गया? उसके जो कार का जो आगे वाला जो होता है ग्लास, उस पर टकरा गया और मर गया। तो ये लोग ने कुछ सोचा कि वो कैसे मरा होगा, वो लोग उस पर बातें कर रहे थे। क्या बात हुई? अख्तर एंड करण स्टेटेड पॉन्डरिंग ओवर, वो लोग सोचने लगे ये मरा कैसे, राइट? तो करण ने क्या बोला कि insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the car। अब ये क्या बोल रहा है कि करण क्या बोल रहा है कि इंसेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा चेंज हुआ, और ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम का मतलब ज़्यादा फोर्स लगा हुआ, राइट ना? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट? अब ये क्या बोल रहा है करण क्या बोलता है, मोमेंटम में चेंज ज़्यादा हुआ क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा था और अचानक से रुक गया। तो मोमेंटम अचानक से चेंज हुआ है ना, मोमेंटम जीरो हुआ क्योंकि वी हाँ. बहुत ज़्यादा था, वी अचानक से जीरो हो गया। तो इसलिए बोला उस पर ज़्यादा फोर्स लगा और मर गया। हाँ, करण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। उसने क्या बोला, मोटर कार का मोमेंटम बहुत कम चेंज हुआ एज कंपेयर टू मोमेंटम चेंज ऑफ द इंसेक्ट। ज़्यादा मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स भी ज़्यादा लगा, इसलिए मर गया वो। अख्तर ने क्या बोला, सुनो ध्यान से। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, इट एक्सर्ट ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाई। दूसरा लॉजिक क्या बताया अख्तर ने, ज़्यादा स्पीड से फ्लो हो रही थी तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर दिया, इसलिए मर गए। इसमें से कौन कौन राइट है वो बताना है। Rahul, while putting entirely new expression, said that both the motor car and the insect experience the same force and change in their momentum। बताओ कौन कौन राइट है इसमें? तुम लोग सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या व्हीकल, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, ध्यान से बताना। बट हाँ, हाँ देखो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मोमेंटम ज़्यादा चेंज किसका हुआ, कार का या इंसेक्ट का? Insect. इंसेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा था क्योंकि वो चल के अचानक से रुक गया, लेकिन कार तो चली जा रही थी। तो मतलब कार का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, लेकिन Insect का इंसेक्ट का change हो मोमेंटम गया. चेंज हुआ, राइट? दूसरी बात, इंसेक्ट ने जितना फोर्स कार पे लगाया हुआ, कार ने भी उतना ही फोर्स लगाया हुआ ना उसके ऊपर, एक्शन रिएक्शन तो हाँ. बनेगा ना, ठीक है ना? अब क्या हाँ. हुआ, उसका मास छोटा था इसलिए वो मर गया। इंसेक्ट का मास छोटा था, बहुत डेलिकेट था वो, इसलिए मर गया। एक्शन देखो क्या होता है ना, तुमने देखा था गन बुलेट वाला, गन का मास ज़्यादा था इसलिए उस फोर्स का इफेक्ट कम आया था, इसलिए उसका मोमेंटम कम चेंज हुआ था, राइट? लेकिन जो बुलेट था उसका मास कम था, उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आया, इसलिए मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ।
चलो पढ़ना हर्षिता एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है, तो कौन कौन सही है बताना। चलो राहुल का एक्सप्लेनेशन करेक्ट क्यों है बताओ, कोई बताया क्यों। अच्छा करण का एक्सप्लेनेशन गलत क्यों है। देखो अब मेरी बात सुनो, देखो करण एक सही है, लेकिन अगर मैं करण और कार और इंसेप्ट को क्लोज सिस्टम मानूं तो दोनों का मोमेंटम चेंज जो है, दोनों का सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा ना, कार एंड इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा ना, तो इसका करण भी सही है। किस रिस्पेक्ट में, अलग अलग closed रिस्पेक्ट में, system. अलग अलग में। देखो क्लोज सिस्टम में तो क्या है, मोमेंटम कंजर्व होगा कि जितना कार का चेंज हुआ है प्लस जितना इंसेक्ट का पहले था उतना कार का और टकराने के बाद इंसेक्ट का। लेकिन अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो अलग अलग सही है, करण करण अलग अलग भी सही है। कार का मोमेंटम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा चेंज किसका हुआ, Insect. इंसेक्ट का चेंज हुआ ना। चलो राहुल का एक्सप्रेशन ज़्यादा करेक्ट क्यों है। Rahul while putting intelligence synthesis, both car and insect experience the same force and change in their momentum। पढ़ना क्या लिखा हुआ है हर्षिता, पहला क्या लिखा हुआ है। When insect hits the windshield of the car, it exerts a force on windshield, and according to Newton's third law, windshield will exert equal force on the insect but in opposite direction. Thus both the motor car and insect experience the same. ठीक है, दूसरा दूसरा क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या पता चला, दोनों ने अगर एक दूसरे पे सेम फोर्स एक्सर्ट किया है ना, एक्शन रिएक्शन बनाया होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। सेकंड क्या है, तो क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। पढ़ना क्या लिखा हुआ है। According to conservation of momentum, during collision, the total momentum of the system remains conserved. It means the change in momentum of the car should be equal and opposite to that of the insect. Since the momentum is the product of mass and velocity of the body, the insect having smaller mass will suffer greater change in velocity, resulting in greater injuries or even death. Whereas motor car having very large mass will suffer very small change in velocity. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करें। देखो अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ क्वेश्चन करोगे। देखो क्या लिखा है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, इफ द मास ऑफ द गन इज इतना, देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देखो बताओ, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे ना, क्या हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे। कुछ समय बाद क्या हुआ, ये गन पीछे चला गया और ये आगे चला गया, राइट, गोली आगे चली गई, मानते हो, ऐसे ही होगा ना। ये मास ऑफ गन है, कैपिटल इज द मास ऑफ गन और स्मॉल इज द मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन मास ऑफ बुलेट, राइट। तो मुझे बात बताओ, इनिशियली तो लोग 0 पे थे ना, क्योंकि गन फायर नहीं हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, राइट, क्योंकि गन फायर नहीं हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। और फाइनल मोमेंटम ये लोग क्या बता रहे हैं, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ये स्मॉल एम कितना है, 50 ग्राम है, और ये आगे कितने से जा रहा है, 35 से जा रहा है। अब बोल रहा है इफ द मास ऑफ द गन इज 4 kg, ये 4 kg दिया हुआ है, तो मेरे से पूछ रहा है इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना होगा। लगाओ कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं ना हम लोग। क्या था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहला मास वेलोसिटी, दूसरा मास वेलोसिटी इज इक्वल टू पहला मास फाइनल वेलोसिटी, दूसरा मास फाइनल वेलोसिटी। तो बताओ ये 0 है ना, u1 u2, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। बताओ कैपिटल M कितना है, कैपिटल M कितना है, 4 kg, 4 kg कैपिटल M, ठीक है ना। अब बताओ उसकी वेलोसिटी तो मुझे निकालनी, तो मैंने लिख दिया v1 वेक्टर प्लस मास कितना है दूसरे का, 50 ग्राम को कन्वर्ट करोगे केजी में तो क्या लिखोगे, 50/100 या 1000 में। वेलोसिटी से कितनी है, 35 है, राइट, 35 आई कैप, राइट। चलो निकालो, 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर, और कितना हुआ कैंसिल, 5 के टेबल में जाएगा, 5 से 35, 5 दूनी 10, 0 0, राइट, ये गया 5 24, तो कितना है 7/4 है, राइट, 7/4 आई कैप, उसको वहाँ भेज दो, तो -7/4 आई कैप इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1। ये नीचे कितना है वेलोसिटी बताओ,
-7/16 आई कैप, मतलब माइनस आई कैप में जा भी रहा है, देखो अपने आप बता देना वेलोसिटी माइनस आई कैप में जा रहा है। अब देखो तो -7/4 कितना होता है, देखो सॉल्व करो कैलकुलेटर में इतना आता होगा। समझा? बताओ कैसे किया, समझा आ रहा है? हाँ। तो क्या करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन सेम होना चाहिए, राइट? होना चाहिए ना? तो बताओ जब चीजें स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, लेकिन फायरिंग के बाद भी तो मोमेंटम सेम होना चाहिए, राइट? तो 4 टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर प्लस 50 अपॉन दैट करके 7। समझा? हाँ। याद रहेगा? ट्रिक बताओ, हाँ। एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मैंने तुमको कल ट्रिक बताया था, अगर कोई चीज इनिशियली रेस्ट पे थी, कुछ खो नहीं रहा था, तो फाइनली क्या होगा, वो लोग का मोमेंटम जो चेंज होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा ना। तो मास और बुलेट का मोमेंटम आफ्टर दी फायरिंग इज इक्वल टू मास एंड बुलेट का फाइनल। देखो इससे भी तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसे सीधा आंसर आएगा, लेकिन तुम लोग वो अभी सीखो, अभी तुम लोग स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे वो सीखो, फिर ये आएगा। देखो अब हाँ, ये तो चलो तुम लोग करोगे भाई, इज इक्वल टू वॉक अंडरस्टैंड। कौन सा क्वेश्चन दूँ तुम लोग को मैं? चलो ये करके दिखाओ, नहीं पहले ये भी करा देता हूँ, चलिए क्वेश्चन भी करा दो। देखो अब देखो इसमें ये लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी है, पढ़ना आ रहेगा, लिखा है क्वेश्चन भी। Two objects, each of mass 5 kg, are moving in the same straight line but in the opposite direction towards हाँ। each other with same speed of 3 meter per second. They they stick to each other after collision. What will be the velocity of the combined after the collision? चलो सब देखो, कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिनेरियो इमेजिन करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो क्या क्या लिखा है बताओ। टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच मास 5 kg, लिख दो 5 kg, ये भी 5 kg, राइट? कैसे मूव कर रहे थे लोग? स्ट्रेट लाइन में जा रहे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कितनी स्पीड से? 3 तो ये इसकी तरफ से 3 आ रहा है और ये इसकी तरफ से 3 आ रहा है, राइट? यही लिखा है ना? हाँ। Two objects each of mass 5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction toward each other with same speed 3 meter per second. They stick to each other after collision. तो ये क्या होगा? चिपक गए ऐसे। अब बताओ कोई चीज चिपक जाती है तो उसकी वेलोसिटी कॉमन हो जाती है ना, v कॉमन हो जाती है ना, मानते हो? दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है ना, मानते हो? v हाँ। कॉमन। अब ये क्या पूछा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर कोलिजन? लगा दो, डायग्राम बना लिया, लगा दो, बताओ। पहला मास वेलोसिटी 3, राइट? दूसरा मास 5, लेकिन वेलोसिटी -3 लिखूंगा, राइट? तुम लोग आई कैप के टर्म में, तुम लोग वेक्टर से सॉल्व करो, वेक्टर तुम लोग सॉल्व करोगे, हमारे कभी क्वेश्चन गलत नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक मत मानो। देखो सबसे पहले ये लिखो, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। मानते हो सब लोग? लगाना चालू करो, चलो बताओ। पहले का मास m है, 3 आई कैप लिखूंगा, राइट? दूसरे का मास कितना है? 5, लेकिन -3 आई कैप। समझ में आ रहा है? हाँ। बताओ इसका मास 5 है, इसकी वेलोसिटी भी 20 CUM है, राइट? इसका मास 5 है, इसकी वेलोसिटी भी 20 CUM है, वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि मुझे वैल्यूज नहीं पता है। हो गया? बताओ 5 के 15 आई कैप, 5 के 15 आई कैप, ये हाँ, तो ये कितना हो गया? 5 कितना होगा? 5 20 कितना? 10 हो जाएगा, 10 VCUM। समझा 10 कैसे लिखा? हाँ। बताओ 0 हो गया ना, तो बताओ आंसर क्या आ रहा है? कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी वो लोग की? 0। माई 15 में से 15 0 होता है ना, 15 आई कैप माइनस 15 आई कैप, गॉट इट? बताओ आ रहा है? सॉल्व हो रहा है? वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, वेलोसिटी भी वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, और जो वेलोसिटी नहीं पता है वो लोग को ऐसे कैसे लिखोगे? ये VCUM लिखा, VCUM लिखा, समझ में आया? चलो अब अगर आ गया तो ये तो हो जाएगा, सैंड वाला हो जाएगा, डिफिकल्ट टू वॉक करने, सैंड ये भी हो जाएगा। चलो 18 सॉल्व करो, दोनों का डायग्राम बना के सॉल्व करना, ठीक है ना?
देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब लगेगा जब कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो याद रखना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है ना, ब्लॉक पे लगने लगेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया ना? हाँ, कितना आंसर है? माइनस कितना है? -2 आ रहा है। -2 मीटर डायग्राम पर ड्रॉ करके सेकंड। तुमने सॉल्व किया? हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर करना है, ऐसे आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि तुम लोग भी नीट का क्वेश्चन देखे नहीं हो, तुम लोग भी आसान लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते नीट में। डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है हर्षिता? कैसे ड्रॉ करेंगे देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। A cannon ball of mass 100 kg is kept on a horizontal floor. If a cannon ball of 1 kg is fired from it with a speed of इतना, what with देखो अब क्या इसका मतलब इनिशियली क्या दोनों जन रेस्ट पे थे ना। सपोज एक कैनॉन हाँ। है और क्या है इसके अंदर कौन बैठा है, चलो मैं कैनॉन ड्रॉ भी करता हूँ, तुम लोग देख लो। ये लो, अगर वो ये कैनॉन जैसे दिख रहा है राइट, अभी क्या है ये कैनॉन है, इसका मास कितना है बताओ? 100 kg, और एक बॉल है इसके अंदर जो बैठा हुआ है कितने केजी का है? 1 One. kg का। बताओ दोनों रेस्ट पे है ना, बताओ आफ्टर फायरिंग क्या हुआ होगा? ये ऐसा हुआ होगा राइट, और ये आगे की तरफ चला गया। हम लोग हॉरिजॉन्टली मान रहे, कैनॉन हॉरिजॉन्टली फेंक कर,
ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दिया हुआ है? कैनॉन का मास तो 100 kg है और इसका मास अभी भी क्या है, 1 kg ही होगा, राइट? क्या लिखा हुआ है? इफ ए कैनॉन बॉल ऑफ मास 1 kg इज फायर्ड विद ए स्पीड ऑफ, कितना दिया इसका हर्षिता, 200 ना? तो मेरे को पूछा विथ वॉट कैनॉसी विल मूव, मतलब मैंने बोला चलो वी, हम तुम लोग ना इसका डायग्राम, उसका वेलोसिटी का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, जस्ट राइट वेक्टर वी होगा इसका, वी वेक्टर। अब लगाओ, बताओ, मैंने कहा था जीरो है ना, लोग सब जीरो है, वेलोसिटी इनिशियली दोनों को जीरो है, तो इसका मास प्लस जीरो हो गया, राइट? अब बताओ इसका क्या होगा, इसका मास 100 kg है, लिख दिया मैंने v1 v वेक्टर, राइट? इसका मास कितना है मुझे पता है ना, आगे की तरफ जा रहा है, तो मुझे पता है इसका मास कितना है, 1 kg और 200 आई कैप, राइट? जस्ट मूव इट हियर, -200 आई कैप हो गया ये। हमेशा डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आ गया ना आंसर, कितना है, -2 आई कैप। -2 आई कैप का मतलब क्या होगा, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, सही है ना? सही है, चलो हाँ, अब 19 क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ, सोच के बताओ। क्योंकि हेवियर गन की वेलोसिटी कम होगी तो वो जो बैकवर्ड जर्क फील होगा गनमैन को तो वो कम होगा। हाँ सही बात है, देखो अच्छा एक बात बताओ, जितना बुलेट में मोमेंटम चेंज होगा उतना गन में भी चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, मोमेंटम दोनों में कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब क्या है, क्या है उसका मतलब, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, 0 मोमेंटम, फाइनली कितना, जितना बुलेट का मोमेंटम उतना मेरा मोमेंटम है, मेरे गन का मोमेंटम है। अब मास ज़्यादा हो, मोमेंटम ज़्यादा, मास एंटी वेलोसिटी, मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, तो रिकॉइल वेलोसिटी कम लगेगी, राइट? रिकॉइल का मतलब पता है क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हम लोग को वेलोसिटी फील होती है उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ। कोशिश करो डायग्राम ड्रॉ करने की, जब बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे तुम लोग, प्रैक्टिस कर लोगे तो दिखाओ डायग्राम सॉल्व करो। आ गया आंसर। आ गया, हर्षिता आ गया? हो गया, कितना आंसर है बताओ मुझे? -10 मीटर पर सेकेंड।
चलो 21 भी सॉल्व करो, बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वो लास्ट में बस डिवाइड करना है, पॉइंट में आएगा आंसर। करो कैलकुलेटर से करो, बताओ कितना आ रहा है। सिर्फ फाइनल स्टेप करो, हाँ कैलकुलेशन का, बीच तुरंत मत डिवाइड कर देना। 1.38 मीटर पर सेकेंड। कितना रच पॉइंट में मिस्टेक किया है क्या? चेक करना।
नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आंसर समझ आ गया ना? पॉइंट पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है ना? देखो अब चलो मैं करता हूँ, क्या क्या मिस्टेक कौन सी। पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, 20 क्वेश्चन किसका सही है, ठीक है ना आंसर। देखो मैं आपको रख बताऊँ क्या लिखा है, वापिस से वही डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम की प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी। हाँ, ए बॉम्ब ऑफ मास 12 kg एक्सप्लोड, वही बात है, बॉम्ब ऑफ मास 12 kg था, इनिशियली 12 kg था राइट, हम्म, एक्सप्लोड हुआ कितने पार्ट में, 4 kg एंड 8 kg राइट, वो एक्सप्लोड, द वेलोसिटी हाँ, ऑफ 4 kg इज 20, 4 kg कहाँ गया, आगे की तरफ गया राइट, यही है ना। तो बोला बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी, तो बताओ इनिशियली क्या मोमेंटम पूरा जीरो है ना, हम्म, मानते हो जीरो है इनिशियल मोमेंटम हर्षिता, और ये क्या है? उसमें 8 और 4 बैठा हुआ है ना, मान के चलो उसमें 8 और 4 बैठा हुआ, दोनों की वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी राइट। तो बिफोर बम फटने के पहले क्या मोमेंटम जीरो था, सही ना। अरे आप हम्म, बताओ, लगाओ 4 इंटू 20 आई कैप प्लस 8 इंटू वी वैक्टर, तो कितना आया 80 आया, प्लस 8 10 आ रहा है आंसर, हाँ, आ रहा है देखो, माइनस। माइनस में आ रहा है। हर्षिता क्या किया मिस्टेक, हर्षिता बताना, इसका 12 12 इंटू जीरो होगा ना, वेलोसिटी भी मैटर करता है ना हर्षिता, जीरो होगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या तुमने नजदीक बदलते हो, 8 एंड 4 दोनों एक साथ थे और जीरो पे थे, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो एज्यूम कर सकता ना, कितना आया, माइनस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, आई कैप राइट, आई कैप बोलेंगे, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आया कि नहीं आया। चलो 20 क्या लिखा हुआ, 20 तो हम लोग ने डन कर लिया राइट। देखो 21 में क्या है, लेट्स चेक, ए गर्ल ऑफ मास 20 kg रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ इतना जंप ऑन ए स्केटबोर्ड ऑफ मास 2 kg, व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी। देखो मेरी बात इसमें ध्यान से, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल मतलब बिफोर कुछ होने के पहले क्या क्या हुआ है, वही होता है ना इनिशियल कंडीशन, फिर फाइनल क्या हुआ। देखो क्या लिखा हुआ, एक गर्ल थी जिसका मास कितना था 25 kg था राइट, कितने से भाग रही थी ये, 1.5 1.5। मीटर पर सेकेंड, और एक बोर्ड था वो रेस्ट पे था राइट, 2 kg का, इसकी वेलोसिटी जीरो। क्या बोला, जब ये इस पे कूद गई तो दोनों साथ में चिपक गए ना, ये इस पे बैठ गई ना, तो ये नीचे 2 kg है और इस पे गर्ल आ गई 25 kg की, तो बताओ दोनों का वेलोसिटी सेम हुआ ना, वी सी यू एम, वी सी यू एम, कॉमन कॉमन लिख सकता हूँ। अब ये मेरे से यही पूछता है वी कॉमन बताओ, लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बताओ 25 इंटू 1.5 राइट, प्लस 2 इंटू जीरो राइट, क्योंकि रेस्ट पे था वो। अब कूदने के बाद क्या हुआ, 25 इंटू वी सी यू एम प्लस वेक्टर लगा, वेक्टर 1.5 आई के जीरो, 25 वी सी यू एम। देखो मुझे पता नहीं इसमें वेक्टर लगा देना, जिस चीज़ का डायरेक्शन नहीं पता है उसको सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वी सी यू एम, वी सी यू एम, अपने आप वो तुम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा। तो ये भी कितना है 22 kg वी सी यू एम राइट, तो कितना होगा ये 25 इंटू 1.5 आई के, और ये कितना हो गया 25 प्लस 2 राइट, वी सी यू एम, तो कितना है 25 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 27, कितना रहता सॉल्व करने में बताओ, वो 37.5 डिवाइडेड बाय 27। 37 आएगा तो मल्टीप्लाई करने पे इसको, तो हाँ, देखो मैं अगर 37.5। 25 से अगर मैं करूँ उसको तो लो
तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग कुछ 1.3 समथिंग कुछ आना चाहिए, 1.2 1.3 ऐसे कुछ आ रहेगा तुमको। 1.38। हाँ हर्षिता एक बात बताना, क्या मिस्टेक किया, चेक गलती की है। देखो ये वी स्वयं पॉजिटिव आया ना, मतलब दोनों का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है ना। वी स्वयं नेगेटिव आता मतलब अपोजिट में जाता, समझ में आया? डन है, बताओ। तुम लोग को मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करने दिया था ना, ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं। किया, आर्या ने किया, घर से किया सॉल्व। देखो अब मेरी बातें सुनो तुम लोग, हम लोग ने, अब तुम लोग एक काम करो, देखो कल तुम लोग आओ, कल यू आर फ्री कल तुम लोग, नहीं ना? और उसके बाद मंडे था, मंडे को लाइक पूरा क्लास छुट्टी है, तो मंडे को पता है क्या करेंगे हम लोग, वो जो मैंने क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर कराया है ना, तो जो इनिशियल वाला मैंने पेज दिया है, तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इनिशियल वाला पूरा पेज, शॉर्ट आंसर वाला? नहीं, पूरा नहीं, 20 तक। देखो तुम लोग क्या करो ना, पूरा देखो तुम लोग पास अभी 2 दिन है, राइट? आज नहीं, 2 दिन एक ही दिन है, मगर कल नहीं आ रहा हो ना, तो मंडे को तुम लोग क्या करो ना, ये पूरा पेज और इधर का आधा पेज का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है? मैंने सोल्यूशन नहीं डाला, सोल्यूशन एक सेकंड में ऑफिस लॉग इन करता हूँ, एक सेकंड में मुझे प्रोजेक्टाइल का मैंने नहीं डाला ना आर्या, प्रोजेक्टाइल का नहीं। वो अच्छे से उस दिन खुल नहीं रहा था, तो तुम लोग वो भी करो ना, उसका भी रिवीजन करना जरूरी है ना, वो उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चंस नहीं आ रहा पूछो मेरे से। ये नहीं देखा, किसी और पे, बट यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा अपना टेस्ट सॉल्यूशन ना, असाइनमेंट एंड सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है चलो, ये खुल गया है ना, ये खुल गया तो मैं यहाँ से तुम लोग को दे दूँगा, ये खुल गया तो बस सॉल्यूशन यहाँ यहीं से एक्चुअली मिलता है सॉल्यूशन, यहीं से मिलेगा। कोर्स टाइप, क्लासरूम, कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, मेडिकल, 12 11 स्टडी, सब्जेक्ट में फिजिक्स, सेट में 1, टारगेट फॉर पैकेज 1, चैप्टर कौन सा 3 होगा सर, थर्ड चैप्टर होगा, यहाँ पे आएगा PDF, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अच्छा सेकंड पैकेज है क्या, है ना? सॉल्यूशन के साथ है ना, हाँ स्टडी पैकेज सेकंड, और पहला चैप्टर है ना, 4 चैप्टर ना, यही है ना, मोशन इन प्लेन, ठीक है ना? चलो उसका मिल गया है, मोशन या प्लेन का मैं भी ग्रुप में डाल दूंगा, तुम लोग सॉल्व करके आना। अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, स्टडी पैकेज, इसका नाम चेंज करता हूँ, मोशन इन प्लेन सॉल्यूशन। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ें इसको। देखो मेरी बातें सुनो, तुम लोग को मैंने क्या क्या होमवर्क दिया, तुम लोग करके आना, ठीक है ना? इधर का पेज और उधर का आधा पेज, ठीक है ना आर्या? करके आना। अब सुनो मेरी बात, अगला कंसेप्ट करने के पहले मैं थोड़ा तुमको चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पा रहे हो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में से।
थोड़ा 11 करो, 11 थोड़ा सा है, पढ़ाया हूँ वैसे, प्रैक्टिस तुम लोगों ने नहीं किया हुआ डेफिनेटली, चलो 11 करो, ट्राई मारो 11। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने किया था? होमवर्क दूँ उसको, बोलो नहीं आ रहा है तो। मैं आ रहा है लेकिन थोड़ा लेंदी है। वो वाला मेथड उसको जो बताया, जो चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसी का निकालना ना। क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना होगा? ये तो और आसान है, वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन पूछ रहा है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नहीं समझ देखो में मेरी आया। बात सुनो, देखो क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे एक मास m था जो ये b से आया और एंगल 30 पे टकराया और यहाँ से 20 पे निकल गया 30 से। तो तुम लोग को मैंने क्या बोला, जब भी कोई एंगल पे दिखे तो क्या करो, कंपोनेंट में तोड़ो। ये क्वेश्चन के टाइप ही कंपोनेंट में सॉल्व होते हैं। तो देखो ये ऐसा होगा एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, राइट? तो ये 30 होगा ना, z बन रहा है, देखो z बन रहा है ना, z कैसे बन रहा है, ऐसे। ये 30 होगा, राइट? राइट, ये 30 हो गया। बताओ ये 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 cos 30 ना, यस और नो बताओ। और ये 20 sin 30, इसका भी यही होगा ना, तोड़ो उसको भी, तोड़ो यहाँ से, ये तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा ना, आ रहा है 30 होगा ना सीधा। हाँ। अब लिख दो उसको, इसको क्या लिखोगे, 20 cos 30 और ये क्या होगा 20 sin 30। अब तुमको पता है, मैंने चीज बता था, याद आ रहा है? बताओ 20 sin 30 है ना सेम डायरेक्शन में, बताओ 20 हाँ। sin 30 का डायरेक्ट ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई ना वेलोसिटी चेंज हुई, मानते हो 20 sin 30 वाला सीधा ठीक। लेकिन 20 cos 30 ने क्या किया, डायरेक्शन रिवर्स किया है। तो तुम लोग क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट? बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? देखो जो चीज नहीं चेंज हुआ उसको लिखूंगा भी नहीं फाइनल वेलोसिटी में, चेंज क्या होगा बताओ, ये ना। बताओ फाइनल कौन है, ऊपर 20 cos 30 j कैप आ गया, राइट? माइनस नीचे वाला कौन है, माइनस 20 cos, ये ना इनिशियल है ना, मानते हो? अब तुम लोग सोच रहे होगे सर आपने वेलोसिटी में आपने ये क्यों नहीं लिखा? अरे मैं लिखता हूँ कट जाता, राइट? वो कट जाता, लिख के दिखाऊं, करके बताऊं? हाँ। दिखाऊं करके 20 कटेगा वो? नहीं। कट जाएगा। तो मैं बताऊं मोमेंटम चेंज, जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको लिखोगे तो अपने आप कैलकुलेशन में कट जाएगा। अब बताओ कितना आ रहा है, तो डेल्टा वी बताओ। cos 30 कितना होता है, cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2, राइट? और बताओ ये माइनस माइनस प्लस होगा, राइट? तो 20 इंटू cos। अब बताओ दोनों एग्जैक्ट सेम है ना, एग्जैक्ट सेम का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग, राइट? मानते हो हाँ। हर्षिता, राइट? अब सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना है तुम लोग आंसर बताओ, 20√3 j कैप। तुम लोग को पूछा है मैग्नीट्यूड में 20√3 मीटर पर सेकंड। अगर आगे है तो क्वेश्चन नंबर 12वां भी सॉल्व करके दिखाओ मेरे को।
बारहवां में सॉल्व करो, बारहवां डिफिकल्ट है, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगेगा, अभी मत करो फिलहाल के लिए। इफ इम्पल्स वेरी टाइम ओके। फिफ्टीन बताओ, चलो 15 बताओ, लिखना 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 राइट देम करके 15 सोचना आ रहा है कैसे कैसे क्या होगा आंसर। 15 बहुत इजी करो। क्या आंसर आ रहा है? The option, third option, थर्ड may be ऑप्शन net force on the system. ओके, हो गया हर्षिता? क्या होगा आंसर 15 का? अरे एक बात बताना, अरे एक बात बताना, क्या सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है? System नहीं। सिस्टम का मोमेंटम चेंज कब नहीं होता है? जब उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। यही सीखा था ना, देखो हाँ। याद आ रहा है? देखो तुम लोग को प्रूफ भी कर देगा, देखो मैथमेटिकली तुम लोग जाना चाहते थे तो मैथमेटिकली भी ले लो। देखो यही होता है। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, डेरिवेटिव तुम लोग समझते हो? डेरिवेटिव का मतलब थोड़ा सा मैथ बच्चे लोग के लिए होता है जनरली। ये देखो मेरी बात सुनो, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, देखो फोर्स अगर जीरो है, फोर्स अगर जीरो है इसका मतलब dp पाई बाई dt जीरो है, राइट? बताओ किसका डेरिवेटिव जीरो आता है? जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है ना, पता है ये? बताओ ये p जिस दिन कांस्टेंट होगा उसी दिन उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा ना। तो उल्टा सोचो, किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो आ रहा है मतलब वो जो क्वांटिटी थी वो कांस्टेंट थी, राइट ना? तो यहीं से चीज आई हुई है। लेकिन हम लोग सीधा क्या पढ़ाते हैं नीट के बच्चे लोगों को, सीधा कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम में कोई चेंज आएगा नहीं। मतलब मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया हुआ है। तो यही होगा ना आर्या? क्या लिख रहा है? इफ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आया, और मोमेंटम में चेंज नहीं आना मतलब नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। समझा? फर्स्ट ऑप्शन। अगर क्या होगा? सेम ही तो है ना हर्षिता, फाइनल मोमेंट। हाँ, फोर्स होगा तो क्या होगा? तो नेट लिखा है ना हर्षिता। नेट का मतलब क्या होता है? लग भी रहा है लेकिन नेट जीरो है, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व। बताओ जरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, 16 का आंसर बताओ। फर्स्ट टाइम में टफ है मानता हूँ, कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब आसान लगने लगेगा तुम लोगों को। अभी तो पहले खुद से कोशिश करो। क्या होगा आंसर बताओ इसका? आया आंसर आ गया? हाँ, फोर्थ ऑप्शन, मतलब along the wall और along the perpendicular to the wall. मोमेंटम कंजर्व रखना है ना। अब मेरी बातें सुनो ध्यान से,
मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, जो पहले मोमेंटम था उसके अलोंग बाद में भी मोमेंटम होना चाहिए टकराने के बाद, राइट। हम्म, मोमेंटम सेम होने का मतलब वेलोसिटी सेम, मानते हो? हाँ तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को मैंने क्या बताया था, इसको जब दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो कौन सा कंपोनेंट एज इट इज रहेगा बताओ? नीचे वाला ना। हाँ तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो नीचे वाला अगर वेलोसिटी सेम है तो उसके अलोंग मोमेंटम भी सेम है, मोमेंटम भी सेम मतलब उसके अलोंग कोई फोर्स लगा ही नहीं, मतलब मोमेंटम अलोंग कंजर्व है ना। तो आंसर क्या होगा? अलोंग का मतलब क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर तो ये होगा ना हर्षिता, इसको बोलेंगे, इसको बोलते ना, ये तो कंजर्व थोड़ी ना, देखो डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, देखो, मानते हो? तो डायरेक्शन चेंज हुआ है मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है ना। यहाँ जा रहा था उल्टा हो गया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। बताओ, ये ऐसे था और ऐसे ही जा रहा है, तो क्या होगा आंसर आ रहा है? थर्ड। क्या होगा? वन, फर्स्ट होगा ना। हाँ इसका फर्स्ट डायरेक्शन सॉरी, चेंज हुआ, चेक करो along आंसर। the wall। समझा हर्षिता? समझा? क्या नहीं समझा? पहले आंसर चेक करो। देखो तुम लोग ना ऐसा डरो मत, तुम लोग को टफ लग रहा है तो पहली बार में बहुत रेयर बच्चे जो ऐसा क्वेश्चन बना पाएंगे। अभी तुम लोग कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो। अरे समझा ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई, राइट, तो मोमेंटम चेंज हुआ। हाँ थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, हाँ थर्ड लिखा हुआ है। थर्ड में से लिखा हुआ है, अलोंग दी वॉल चेंज हुआ है ना मोमेंटम। लेकिन वॉल जा नहीं सकता है ना उस साइड। कौन गया? बॉल। हाँ तो बॉल गया तो बॉल की वेलोसिटी चेंज हो गई है ना। बताओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो कंजर्व किसका डायरेक्शन हुआ? अलोंग दी वॉल कंजर्व हुआ है ना। समझ में आ रहा है? गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अलोंग दी वॉल होगा मतलब पैरेलल टू दी वॉल होगा, ठीक है ना। 15 का आंसर चेक करना, 15 का हाँ आंसर क्या दिया? गलत दिया है, 15 चेक करना, चेक 15 क्या है? सेकेंड है। किसने पेपर देखा है? चेक आया, 16 का फर्स्ट आया, ठीक है ना, समझ में आ गया आ रहा है? हाँ तो 16 का फर्स्ट है, 15 का भी फर्स्ट है। चलिए आगे। और क्या पूछूं मैं तुम लोग से? दूँ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, क्या होमवर्क दूँ? क्या करना है आर्या बताना, सॉल्व करा मैं होमवर्क दूँ? कौन सा क्वेश्चन? 17 करोगे? 17 करो करो, चलो करो, ट्राई करो। फॉर्मूला मत भूलो, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। वेलोसिटी दिया हुआ तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करो, करो।
Second option, इससे कितना 20 I cap. ओके हर्षिता, वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्या पूछा हुआ उसने? चेंज इन, हाँ चेंज इन मोमेंटम राइट। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो वेलोसिटी दिया है ना इसमें, तो वो वाला फॉर्मूला से चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना। अब जस्ट वैल्यू पुट करना, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या हर्षिता? इज इक्वल टू फोर्स होता है ना, इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है? अब सुनो मेरी बात, देखो मैं करा रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना एट टाइम t इक्वल टू जितना एंड आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी इतनी होगी। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मानते हो? बताओ, मास तो सेम है तो मास बाहर आ जाएगा राइट। वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो बताओ कितना वेलोसिटी फाइनल कितना है? इतना लिखो वेक्टर फॉर्म में, 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप राइट, माइनस ब्रैकेट में इनिशियल कितना था? 2 आई कैप प्लस, देखो जो दिया है वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे राइट। ये था, ये यूज करके मोमेंटम वाला वेलोसिटी दिया था। बताओ मास कितना है? 5। अब चलो सॉल्व करते हैं, 10 आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस सी जे, हो गया? ये मर गया इससे, तो 8 आएगा ना, 5 इंटू 8 आई के, और 8 बचे कितना होता है? 40 होता है ना। कितना आ रहा है? क्या 20. क्या मिस्टेक किया, चेक करना। वो टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे? अरे टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स बन जाएगा ना। अरे इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो फोर्स बन जाएगा ना। अरे हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सीधा पूछा चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। चेंज फाइन, यहाँ पे अगर पूछता ना व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, क्योंकि इसका देखो वेलोसिटी चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है, और पूछा बताओ उसमें कितना फोर्स लगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालते हो, टाइम से डिवाइड कर देते 2 सेकंड, तुमको क्या पता चल जाता इसमें कितना फोर्स लगा हुआ है। समझो? समझ में आ रहा है? तुम लोगों को पता है नीट के सिलेबस में इसका चैप्टर अलग है, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास, अलग टॉपिक आता है, बट एनसीईआरटी में लोग ने पूरा क्लम्स करके पढ़ा हुआ है, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि तुम अगर नीट का अगर कोई देखोगे मॉड्यूल, अगर एलन में तो था ऐसा, तो उन्होंने ब्रेक किया हुआ है 2 चैप्टर को, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है। चलिए चलो, अगर मैं तुम लोग से कुछ और पूछूं, ओके 20 का सॉल्व करो, 20 नहीं आया इट्स फाइन।
जब तक तुम लोग फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे, नहीं याद करोगे, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने भेजा है वो वीडियो, उसमें देखो फॉर्मूले पढ़ो, रटो उसको, लिख लिख के प्रैक्टिस करो फॉर्मूलेस को, प्रिंट आउट निकाल के चिपकाओ वॉल पे। ये क्वेश्चन नहीं समझे। क्या दिया है? मोमेंटम दिया हुआ है। देखो इसने बोला हाँ, एक बॉडी का मोमेंटम कितना है, p है, p न्यूटन पर सेकेंड। 0.5। मोमेंटम टाइम दिया है ना 0.5 सेकेंड। अरे हाँ यूनिट पहचानो ना, यूनिट से दिया। अब ये बता रहा है हाँ कितना फोर्स लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए। लगाओ दिमाग, फोर्स क्या हाँ फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट है, या फर्स्ट है। देखो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। तो फाइनल हाँ मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। पता ना उसको स्टॉप कर रहा हूँ तो हाँ फाइनली वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम भी जीरो। और इनिशियली वेलोसिटी कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना दिया है ना, p डिवाइड टाइम कितना है 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, तो ऊपर चला गया तो कितना आ गया -2p। लेकिन -2p तो नहीं है, वेक्टर इसके लिए फॉर्म में 2p होगा, समझा। हाँ खाशिका फोर्स पूछा है ना, फोर्स में तो चेंज आ गया है ना मोमेंटम का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ ओके हाँ। ओके 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 90 90 निकल। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आएगा फटाक से। आगे आंसर आ जाए। नहीं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ, मोमेंटम चेंज पूछा है ना, पूछा है, हाँ लेकिन अलोंग दी वॉल पूछा है ना। अलोंग दी वॉल क्या होता है मोमेंटम चेंज? लॉन्ग दी बॉल 0 पेन से क्या हो गया, 0। आंसर आ गया ना, बोला था क्वेश्चन समझने हाँ में फटाक से आंसर आएगा। ओके 17, ओके 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 चलो। ये थोड़ा सा अजीब है, अभी मत करो।
करो 18 करो, 18 जल्दी बताओ। क्या होगा अरे? Second option, moving in opposite direction with speed v. Okay, falling. Sand is falling on the ground as well. किसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं? सैंड का ना? तो सैंड का हाँ, स्पीड कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहा क्योंकि उसमें लिखा है वो होल से गिर रहा है, है। हाँ तो कार का इफेक्ट पड़ेगा, हाँ, इफेक्ट ऐसा लग रहा है। तो मतलब तुम लोग ट्रेन से नीचे गिरते हो तो क्या होगा? तुम लोग पीछे की डायरेक्शन में चले जाते हो। अगर ट्रेन और हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा बताओ? हम लोग भी नहीं, आगे की fourth डायरेक्शन में option. सेम वेलोसिटी जाएंगे ना? तो एक हाँ, कार लोडेड विद सैंड मूविंग विद वेलोसिटी v, सैंड इज फॉलिंग टू द होल एज शोन इन द डायग्राम। सैंड कहाँ दिख नहीं रहा डायग्राम में? ठीक है। डायग्राम में नहीं दिख रहा. हाँ, अब वो कहाँ से गिर रहा है, किस होल से गिर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, चलो ठीक है। बोलो आफ्टर फॉलिंग ऑन दी, अच्छा आफ्टर फॉलिंग ऑन दी ग्राउंड मूविंग विद कार। अब सैंड का डायरेक्शन नहीं दिया, मैं कैसे बताऊँ फिर? आई डोंट नो क्या होगा आंसर फिर इसका। आफ्टर फॉलिंग ऑन दी ग्राउंड बोल रहा है, पता नहीं क्या है। चलो चलो आगे नया कंसेप्ट सीखे, पढ़े। अब हम लोग सारे फोर्स पढ़ेंगे फिजिक्स में आती हैं, ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस। 12th के फोर्सेस को छोड़ के, 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत सारे फोर्सेस आएंगे वहाँ पे, वो अलग है। मैकेनिक्स में कितने सारे फोर्सेस है उसको आज सीखते हैं, और कौन कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है ना। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला पढ़ना आर्या, पहला कौन सा फोर्स है? वेट। First, weight. The weight of a body is the gravitational force with which the earth pulls the body. तो वेट आता क्यों है? ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वेट है। तो अगर स्पेस में बाहर क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अगर कहीं पे इंटरस्टेलर जगह पे, तो वहाँ पे वेट नाम की चीज भी नहीं होगी। चलो सेकंड पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स। देखो Spring force. पढ़ो पढ़ो। When a spring is extended, it pulls the body attached to its end towards its center, and if compressed, it pushes the body away from its center. If the extension or compression is not too large, the force exerted by the spring is proportional to the change in its length from its natural length. देखो मेरी बातें सुनो, ये सब क्या है? ये एसएसएन चैप्टर का पार्ट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ये क्या बताना चाह रहा है, जैसे एक स्प्रिंग रखा हुआ था, ठीक है ना, रखा था। अगर तुम लोगों ने इसको x डिस्टेंस एक्सटेंड किया या फिर x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया, तो ये पता है इसमें कितना फोर्स जनरेट होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में F इज इक्वल टू के एक्स। कितना फोर्स जनरेट होता है? K क्या है? K इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है एसएसएन चैप्टर में? तो तुम लोग क्या याद रखना, अगर किसी स्प्रिंग को मैं x डिस्टेंस से पुल करूँ या इसको कंप्रेस करूँ, तो वो कितना फोर्स जनरेट करता है? F इज इक्वल टू के एक्स। के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। हाँ हाँ, तो उसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका नाम क्या दे दिया गया है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा वो सिखाओ, वो सिखाता हूँ।
हालांकि वो एस एच एम में फिर से आएगा। देखो एफ इज इक्वल टू के माइनस एस वेक्टर। इसका मतलब पता है क्या है, तुम जिस डायरेक्शन में एक्सटेंशन करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग देखो, तुम लोग स्प्रिंग को अगर इस डायरेक्शन में खींचते हो तो स्प्रिंग तुम्हें इस डायरेक्शन में खींचता है ना, देखा तुम लोगों ने, राइट? तो वही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है ना, वो एसएचएम का पार्ट है वैसे बात है। चलो मैंने इतना बता दिया। चलो अब पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है। where where k is a positive constant called spring constant or force constant. Negative sign indicate that the force is opposite to the displacement from the unstretched or uncompressed state. ठीक है, दोनों का Clearly, डायरेक्शन। हाँ चलो सही। clearly the spring constant k is the force per unit extension or compression. एसएचएम Its में तो पता unit होगा। is Newton per meter. सुनो मेरी The बात एक spring बार। देखो अब यूनिट की थोड़ी बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है बताओ, एफ इज इक्वल टू के एक्स ना, तो के का यूनिट पूछा तो के कितना होगा, एफ अपॉन एक्स। बताओ एफ मतलब न्यूटन, एक्स मतलब मीटर, राइट? तो यूनिट क्या हो गया, Newton per meter. राइट। अब बताओ, अब बोला ये देखो दुनिया में 4 ही फोर्स है, मैंने बताया था ना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब देखो न्यूक्लियस के कारण तो ये फोर्स अराइज नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटी के कारण अराइज नहीं हो रहा है। तो बचा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका फोर्स का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद रहेगा। हाँ तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। उसके पीछे का इधर चैप्टर में बताऊँ कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेचर इसका होता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, जब सेपरेट होता है तब डिस्टेंस आता है, वो सब क्लासेस है। गॉट इट। तीसरा हम लोग पढ़ने चलो पढ़ना हर्षिता, टेंशन क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। Tension in a string has the elasticity like spring for stretching but does not work in compression. For an inextensible string, the extension is vanishingly small. मतलब जो धागा होता है उसमें एक्सटेंशन होता है क्या, नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसा धागा या ऐसा कोई भी चीज जिसको मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ वो खींचेगा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन बोलते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। चलो क्या क्या प्रॉपर्टी है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है। क्यों पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि एग्जाम जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डाउट नहीं आना चाहिए कि सर इतना फोर्स लगा दिया तो ये स्ट्रेच के नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है ना। चलो वेट, The force constant is very large. The restoring force is finite, which is called tension. The tension T is assumed to be constant throughout the string and is equal to applied force. If the mass of the string is negligible or if the string is in equilibrium, however, if a string has a mass, tension at different points will be different. देखो तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोला, ये खींच नहीं सकता है, पहली बात। तो दूसरा क्या है, द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी लार्ज। फोर्स कांस्टेंट देखो तो मैं फोर्स कांस्टेंट को वहाँ पे समझाऊंगा। देखो किसी का फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है ना, इसका मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है अपने अंदर चेंज लाने का। तुम लोगों को देखा है ना, जो तुम्हारे पास पेन में स्प्रिंग होता है और जो ट्रेन में जो स्प्रिंग लगा होता है, ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट किसका है, ट्रेन का। क्यों, वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है, राइट, ज़्यादा रेजिस्ट करता है। एक सेकंड देना। हाँ शमशेर, तो देख मैं क्लास में हूँ तो काम करना, तो मैं तेरे को तू काम करना 7 तारीख का निकाल दे वो पाटलिपुत्र वाला 11। हाँ हाँ मैं नहीं मैंने निकाल दिया है अपना, कल रात को ही निकाला हूँ मैंने, मैं तेरे को आज बताने वाले। अरे तो मैं दूसरा उसका निकाला हूँ, तू 3rd AC का निकाल ले, मम्मी और बहन का। मैं कल रात को ही निकाला हूँ 1-1:30 बजे, मतलब वो जब सर्वर वगैरह जब हो जाता है ना सारा, तो मैं कल मैं भेज रहा हूँ। अच्छा भेजता हूँ नहीं भेज रहा हूँ, ओके भेजता हूँ। तो बताओ, द एक्सटेंशन इज वैनिशिंगली स्मॉल, बता दो कुछ एक्सटेंशन नहीं होता। दूसरा फोर्स कांस्टेंट, अब जिसका फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है। तो जो ट्रेन का जो स्प्रिंग होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है,
जब तुम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाओगे इस पे, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो चेंज होता है। तो फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा तो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, राइट। तीसरा पढ़ो, द रिस्टोरिंग फोर्स इज फाइनाइट। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब देखो क्या होता है, वापिस एसएसएम का पार्ट है कि अगर मैं किसी में स्ट्रेचिंग करूँ या कंप्रेशन करूँ तो उसमें फोर्स जनरेट होता है जो चाहता है कि फिर से उसको उसके जगह पे ले आ जाऊँ, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, एसएसएम का पार्ट। अब ये इम्पोर्टेंट है अपने चैप्टर के लिए। एक तो ये इम्पोर्टेंट है क्या है कि अगर मैं एक ब्लॉक को खींच रहा हूँ अपने तरफ, राइट, फोर्स एफ से, राइट, तो सपोज इस पॉइंट पे टेंशन टी आया, तो तुम लोग को ये याद रखना है सारे पॉइंट पे टेंशन टी होगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि एक एंड पे टेंशन ज़्यादा होगा तो एक एंड पे टेंशन कम होगा। याद रहेगा मैंने क्या बोला, थ्रू आउट दी हाँ लेंथ टेंशन सेम होता है, जो कि आइडियल कंडीशन है। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। देखो फाइनाइट का मतलब क्या होगा ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगा। फाइनाइट का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर ही टेंशन इसमें एक पर्टिकुलर ही, मतलब फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि मैं उसमें टेंशन जितना चाहूँ उतना मन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ। देखो तुम लोग क्या याद रखो टेंशन के लिए, तुम लोग टेंशन के लिए देखो दो चीज यहाँ पे याद रखो। पहला, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो सकता है तुम लोग कितना भी फोर्स लगाओ। दूसरा, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। और भी है टेंशन, हम लोग स्ट्रिंग का मास जीरो मान के चलते हैं, स्ट्रिंग का खुद का मास जीरो होता है। तीन एजम्पशन पढ़ो, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। चले आगे। हाँ स्ट्रिंग में टेंशन कोई का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। स्ट्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है टेंशन फोर्स, इसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स हो जाता है वहाँ पे। तो देखो अब मेरी बात सुनो, पहला लोग ने क्या बोला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। द टेंशन इन द टू साइड्स ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, मैंने बताया टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम होगा ना, समझ में आ गया। तो क्या बोला, मासलेस स्ट्रिंग, मैंने बताया ना टेंशन, अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, उसका खुद का कोई मास नहीं। तो पहला तो ये वर्ड याद रखना, दूसरा याद रखना मासलेस स्ट्रिंग, तीसरा क्या याद रखना, बताऊंगा तीसरा क्या होता है। हाँ, तीसरा ये होता है कि सुनो मेरी बात, तीसरा क्या होता है, अगर ये फोर्स इस पे एफ, चलो ये आगे बताऊंगा, ले बेटे हटाओ इसको, क्वेश्चन है समझाऊंगा। हाँ, दूसरा, जितने अलग अलग स्ट्रिंग होंगे उतना अलग अलग टेंशन आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, गॉट इट। किस समय पे नहीं, अगर मासेस अलग अलग है तो, टेंशन भी अलग अलग होगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये लोग बस सुपरफिशियल कुछ बताने की कोशिश करें, मैं भी वही डिस्कस करूँ। देखो सबका मास अलग अलग है तो बीच में टेंशन भी अलग अलग आता है। कैसे आता है मैं तुम लोगों को प्रूव करके बताऊंगा। तुम लोगों को क्या याद रखना है वो सीखो। अगर सारे के सारे लोग सिस्टम है, सिस्टम मतलब साथ में है, तो याद रखना सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, याद रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अगर सारे की सारी बॉडी साथ में चल रही है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, याद रहेगा। टेंशन वैरी हो सकता है, वैरी नहीं भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब देखो मेरी बात, यहाँ पे लोगों ने कुछ बताया हो, तुम लोग एक बात बताओ, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है ना, हाँ और एक अगर स्ट्रिंग है तो लोगों को मैंने क्या बताया, हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो याद रखना यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन सबसे होगा। तो एक बच्चा आके क्या बोलता है, सर यहाँ पे टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ पे T2, तो मैं क्या बोलूँगा, T1 इज इक्वल टू T2। समझ में आ रहा है। T1 इज इक्वल टू, सिलेबस में नहीं है, रफ एंड हैज ए मास। ये कब लगता है, जब स्ट्रिंग भी मासलेस हो और पुली सिस्टम भी मासलेस हो, याद रहेगा। अभी आ गया नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। देखो नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं होता है, जब भी बॉडी कांटेक्ट में आती है
तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। देखा था ना उन्होंने कल ही तो बात की, देखो ये इस पे रखा हुआ है, तो अगर उसको मैं सेपरेट करके माइक्रोस्कोपली जाके देखूँ तो क्या होगा? इस मास ने इस पे एक रिएक्शन नीचे लगाया आर, राइट? कल देखा था ना, और हाँ इस सरफेस ने उस पे ऊपर फोर्स लगाया आर, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, याद रहेगा? मैग्नीट्यूड से, तो उन्होंने कल देखा था एक्शन रिएक्शन, याद रहेगा? वापिस से दूसरा, चलो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ते, क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स between two surface in contact which is always perpendicular to the surface. नॉर्मल रिएक्शन याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो अब क्या होगा, अगर देखो यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट, तो मैंने पूछा बताओ कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना लाइन, समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या हाँ होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चीज़ें और समझ में आएगा। देखो क्या यहाँ पे लोग, फिर देखो यहाँ पे भी कांटेक्ट है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में, मतलब सिलेबस में नहीं, हम लोग के कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा ये, राइट? हम लोग जिसकी स्टडी कर रहे हैं उस कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। बताओ ये लोग परपेंडिकुलर ही होता है कांटेक्ट फोर्स का नेचर। कैसे स्ट्रेट रखा तो? वॉल पे रखा तो वॉल पे रखूंगा तो वॉल पे टिकेगा थोड़ी ना, तो नीचे आ जाएगा ना, अगर वो नहीं होगा तो। जब दो बॉडीज, देखो ऐसा पॉसिबल है क्या इसको रखना? नीचे गिर जाएगा, कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएगा उससे, तो उसे डिल्टेड रखना पड़ेगा। बताओ ये दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो दोनों हाँ फोर्स परपेंडिकुलर आ रहा है, इक्वल अपोजिट आ रहा है। हाँ अब सुनो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जानते हो? सुनो मेरे, देखो फ्री बॉडी क्या होता है कि जिसकी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, उस पर जितने फोर्स लग रहे हैं सबके सब ड्रॉ कर दो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए आगे, मैं पढ़ना आ रहा है क्या लिखा हुआ है? More often, we will need to consider an assembly of different body exerting force on each other through various kind of support or connection. To solve such problem, one should proceed systematically as follows. Step 1. Decide the system. First of all, we choose a convenient part of the assembly as the system on which the law of motion are to be applied. The only restriction is that all parts of the system should have identical acceleration. Step 2. Identify the forces. After deciding this system, make a list of all of the forces acting on the system due to all object other than the system. सुनो मेरी Remember बात, that any force देखो applied. स्टेप वन में जो बताया तुम लोगों को सीधा बताऊँ क्या, जो मैंने ऊपर बताया था ना, अगर जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबका एक्सलरेशन क्या होगा? सेम, Same. सेम रहना ही पड़ेगा। दूसरा, दूसरा ये लोग ने क्या बोला हुआ है? आफ्टर डिजाइन सिस्टम मेक ए लिस्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग। हाँ दूसरा क्या बोला? सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दो उसके ऊपर जितने भी हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और उसका डायग्राम में ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा है इस पे, तो बताओ तो कितने 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 फोर्स लग रहे हैं? तो ग्रेविटी हमेशा लगेगा, और एक नॉर्मल Normal. रिएक्शन, तो नॉर्मल यहाँ से जनरेट होगा। कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। अब देखो इसी में आ जाओ, इसी में, इसमें किधर गया पहला वाला क्वेश्चन? हाँ बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे कौन सा? एक तो देखो यहाँ पे नहीं है, एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, एक तो वेट लग रहा होगा, और एक क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन नीचे से। गॉट इट? धीरे धीरे हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे समझ में आए कैसे क्या क्या ड्रॉ करना है, ठीक है? अब चलो चलो मैं सब बताऊंगा हर्षिता, डोंट वरी, अभी तो स्टार्ट नहीं किया हुआ ना कौन चीज़ें हम लोग ने। अभी से यहाँ पे भी कितना सारा डायग्राम ड्रॉ किया है, फिर ये सिखाऊंगा n माइनस n कब करते क्या करते, ठीक है ना? सी पूरा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस है, सी सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस। अभी बस तुम लोग को मैं ना थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहा था
क्या होता है चीज़ें, क्या नहीं होता है, कितने कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कितने सारे क्वेश्चन है, सारा एनएलएम पे ही बेस्ड है, सब एनएलएम 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 देखो कितने सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ ये फ्रिक्शन यहाँ से चालू हो गया, याद रहेगा जो पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन कराऊंगा फ्लोड होगा। अब सुनो, मंडे को एट व्हाट टाइम यू आर कमिंग हर्षिता?